नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक खास शो जिसमें हम बताते हैं आपको दुनिया भर में हो रही हलचल के बारे में। वो हलचल जो सीधे खबरों से जुड़ती है और जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में, बताएंगे कि क्या है आखिर खास पूरी दुनिया में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में आज जो सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप के सपने के टूटने की। जी हां, बात होगी नोबेल प्राइज की। डोनाल्ड ट्रंप का सपना आखिरकार टूट गया। हर साल की तरह इस साल भी नोबेल का शांति पुरस्कार ऐलान कर दिया गया है, जिसे लेकर दुनिया भर में उत्सुकता थी और सबसे बड़ी दावेदारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थी, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से थी, क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने नाम की चर्चा बार बार कर रहे थे। लेकिन नतीजा आया और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लगी मायूसी। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि किसे मिला है इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार, कौन है मचाडो, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों हर साल अपनी दावेदारी को लेकर सुर्खियों में रहे। क्या नोबेल समिति पर राजनीति का असर होता है? इसके अलावा समझेंगे नोबेल पुरस्कार का इतिहास, इसके चयन की प्रक्रिया और वो विवाद जो हर साल इसके साथ जुड़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे फिलीपींस के भूकंप की, जहां फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में जमीन पर जलजला लाने वाली 7.4 तीव्रता वाली भूकंप आई। दावाओ ओरिएंटल रीजन में समुद्र के नीचे बहुत तेज झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 से भी ऊपर मापी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो क्या दुनिया के इस इलाके में सुनामी दस्तक देने वाली है? दहशत का माहौल कैसे बन गया और कैसे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? और इसको लेकर बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की थी, ये भी हम आपको बताएंगे। 2026 को लेकर भी बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की है, इसी त्रासदी और आफत को लेकर ये भी आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे चीन की उस नई रणनीति की, जिसके तहत चीन ने अमेरिका की कड़ी आर्थिक पाबंदियों को मात देने के लिए ईरान के साथ बार्टर सिस्टम अपनाया है। ये एक बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम जब पूरी दुनिया में करेंसी नहीं हुआ करती थी तो लोग सामानों की अदला बदली करते थे। चीजों के लेन देन में सामानों की अदला बदली की प्रक्रिया को अपनाया जाता था। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। चीन ने अमेरिका के सैंक्शंस को तोड़ने के लिए कदम उठाया है। यह कदम दोनों देशों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक डॉलर आधारित व्यापार से हटकर सीधे माल सेवाओं के आदान प्रदान पर केंद्रित है। बात करेंगे बाबा वेंगा की। बाबा वेंगा ने 2026 की भविष्यवाणी कर दी है। क्या 2026 की शुरुआत में दुनिया का खात्मा शुरू हो जाएगा? क्या हर दिन कयामत जैसा होगा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है? साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा एक बार फिर से क्यों सुर्खियों में है? कौन है बाबा वेंगा जिनकी भविष्यवाणी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता, रहस्यवादी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। कौन कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हुई है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए वर्ल्ड नाउ की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर आज की वर्ल्ड नाउ में यह है कि नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया, जिसका इंतजार सभी को था। नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग नोबेल प्राइज का ऐलान किया जाता है। नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए सबसे बड़ी दावेदारी डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को था। दावेदारी तो थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल प्राइज का ऐलान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। इस बार इस प्राइज के लिए 338 कैंडिडेट लाइन में थे और इन सब में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर युद्ध भी तथाकथित तौर पर रुकवाया था। यह दावा कम से कम 40 बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। लेकिन जैसा कि पूरा भारत इस दावे पर यकीन नहीं करता है, लगता है नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फर्जी दावे पर एतबार नहीं किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार नोबेल पीस प्राइज को लेकर अपनी दावेदारी दोहरा चुके थे। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध समेत 7 युद्ध रुकवाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना अब टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। उनकी जगह मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। कई बार खुद दावा करने वाले और समर्थकों द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार बताए गए डोनाल्ड ट्रंप को इस साल भी निराशा ही हाथ लगी। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की
विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम गया। उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया है। ट्रंप की उम्मीदों को झटका लगा और क्यों मचाडो दुनिया की नई शांति की दूत बनी, शांति की आवाज बनी, ये आपको बताएंगे। कई महीनों से अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुद को सार्वजनिक मंचों से पेश किया, दावा किया कि उनके कार्यकाल में उन्हें विश्व शांति के लिए अभूतपूर्व काम करने के लिए यह प्राइज देना चाहिए। खास तौर पर अब्राहम अकॉर्ड और नॉर्थ कोरिया से संवाद जैसे प्रयास, हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध रोकने जैसे तथाकथित प्रयास, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा दावा करते हैं। लेकिन मेरा दोस्तों यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को वैसे तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सकता था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने यह कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, उसी दिन से अमेरिका की दावेदारी खत्म हो गई। एक आतंकी मुल्क अगर किसी की पैरवी करे कि उसे नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए, इससे बड़ी सेटबैक की बात कोई और नहीं हो सकती है। अब जब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से खबर आई तो इस खबर ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक ऐसी महिला जिसने अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए सालों तक संघर्ष किया, जेल, धमकियों और प्रतिबंधों के बावजूद आवाज बुलंद रखी। उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी चेहरा रही हैं। लंबे समय से निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके शांतिपूर्ण आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को नई परिभाषा दी है और यही वजह रही कि नोबेल कमेटी ने उन्हें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष का प्रतीक बताया है। वहीं ट्रंप खेमे में इसी के साथ निराशा फैल गई। व्हाइट हाउस में तो सन्नाटा छा गया। व्हाइट हाउस ने कह दिया कि वो इसकी आलोचना करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी शांति की कोशिशों को, पीस डील की कोशिशों को जारी रखेंगे। यानी कि व्हाइट हाउस की तरफ से रिएक्शन भी आ गया। इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या हुआ। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कमेटी के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप की विदेश नीति और भाषण शैली खुद उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा रही है। दूसरी ओर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मचाडो के समर्थक जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां लोगों का कहना है कि यह जीत सिर्फ मारिया की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की है जो बिना हथियार के तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो एक बार फिर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 की रेस में हिस्सा लेंगे। बहरहाल इस पे क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन मचाडो इस साल की शांति की नई मिसाल बनी है। साफ है, नोबेल कमेटी ने इस बार सत्ता नहीं, संघर्ष को सम्मान दिया है। अब जल्दी से जान लेते हैं कौन है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 काराकस वेनेजुएला में हुआ। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इनकी पार्टी का नाम वेंते वेनेजुएला है, जिसके संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। 2010 में नेशनल असेंबली के सदस्य बनी। मादुरो सरकार की मुखर आलोचक रही हैं और इसलिए ये बार बार खबरों में आती हैं। बार बार प्रतिबंध लगा, कई बार धमकियां भी झेली, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की लड़ाई जारी रखी। घर पर छापे पड़े, धमकियां मिली, सुरक्षा बलों की निगरानी में रहना पड़ा। 2024 में 15 साल के लिए सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं झुकूंगी, ये देश आजाद होकर रहेगा। और आखिरकार शांति की नई आवाज बनी कोरिना मचाडो। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के प्रतीक। उनका संदेश है, सत्ता नहीं सच्चाई जीतती है। लेकिन इस साल नोबेल का ये पीस प्राइज सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से चर्चा में रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। हर साल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दुनिया की निगाहें एक नाम पर टिकी होती हैं, नोबेल पुरस्कार, जो मेडिसिन के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला यह सम्मान आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि क्या कभी आपने सोचा है कि इस पुरस्कार की नींव कैसे पड़ी और इसके पीछे की कहानी क्या सच में एक अनसुलझी गुत्थी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल। तो ये आइए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर इस नोबेल पुरस्कार को रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल, पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1837 स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसी साल उनके पिता इमैनुअल दिवालिया हो गए। 9 साल बाद उनका पूरा परिवार पीट्सबर्ग पहुंच गया। इसके बाद डायनामाइट
और हाई एक्सप्लोजिव का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। उनके परिवार ने पीट्सबर्ग में कारखाना चलाया। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में पहला डायनामाइट धमाका किया था। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट मिल गया। डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड के भाई की जान चली गई। 10 दिसंबर 1896 सैन रेमो इटली में यह हादसा हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल को, जिसे दुनिया ने तब मौत का व्यापारी तक कह दिया था, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें मौत का सौदागर या मौत का व्यापारी कहा गया। लेकिन जब उनके निधन के बाद उनकी वसीयत खुली तो हर कोई हैरान रह गया। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी 94% प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दान कर दी, ताकि हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। यहीं से शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार का सफर। 1901 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया और तब से अब तक यह सम्मान विज्ञान, साहित्य, शांति के क्षेत्र में प्रेरणा बन चुका है। अल्फ्रेड नोबेल शायद अपनी छवि सुधारना चाहते थे या सच में इंसानियत के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाना चाहते थे। यही अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। नोबेल की वसीयत को लेकर तब कई विवाद भी हुए। परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार साल 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और आज 125 साल बाद भी हर अक्टूबर में जब नोबेल की घोषणा होती है तो दुनिया उस इंसान को याद करती है जिसने बारूद से नहीं बल्कि ज्ञान और शांति से इतिहास लगा, जिसने मौत का व्यापारी तक का आरोप झेला, लेकिन वो अपने नाम से कुछ ऐसा कर गए जिसे आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति तक की चाहत होती है कि वो पुरस्कार उनको मिले, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या क्या मिलता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सम्मान तो मिलता है, लेकिन इसके साथ और क्या क्या मिलता है। नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कार है। वैसे तो ये पुरस्कार ही काफी है, किसी शख्स को ये पुरस्कार मिलना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। ये पदक 1901 से दिया जा रहा है। लगभग 200 ग्राम 18 कैरेट सोने से बना एक कॉइन मिलता है, जिसकी रेप्लिका हमने यहां पर ठीक नीचे, आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, यहां पर मैंने लगाई है। यही कॉइन जो है वो विजेता को दिया जाता है। स्वीडन के मेकिंग्स कॉइन मिंट द्वारा इसे तैयार किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का पोर्ट्रेट नोबेल पदक पर दर्ज होता है। इस पर नोबेल समिति का स्वाक्षर होती है। अब तक 117 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं, चलिए आपको यह भी बताते हैं। नोबेल प्राइज की कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी है फिजिक्स, भौतिकी। सबसे पहले इसका ऐलान किया जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, ब्रह्मांड और उसकी विज्ञान प्रणाली को समझने में अभूतपूर्व योगदान दे, उसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे कि ब्लैक होल, जैसे कि प्रकाश की गति। फिजिक्स से जुड़ी हुई कोई भी चीज, क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी कोई भी चीज, ऐसी चीज जो इंसानियत की भलाई के लिए काम आए, उन्हें यह प्राइज फिजिक्स में दिया जाता है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन की बात की जाए, रासायनिक प्रक्रियाओं, अणुओं और पदार्थों के व्यवहार को समझने और सुधारने वाली खोज के लिए प्राइज दिया जाता है। जैसे कि नई दवाओं का निर्माण, बैटरियों का खोज, उत्प्रेरकों का विकास, ये तमाम चीजें कैटेगरीज में आती हैं। इसके बाद आती है बारी मेडिसिन या फिजियोलॉजी की। मानव शरीर, रोग और उनके इलाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिसर्च और डिस्कवरी यानी कि खोज के लिए यह प्राइज दिया जाता है। जैसे कि टीके का विकास, जैसे कि डीएनए में नया विकास, जैसे कि न्यूरोलॉजी रिसर्च के लिए, जैसा कि किसी ला इलाज बीमारी की दवाई या टीका, या फिर उसके लिए कोई ऐसे मशीन का विकास जिससे कि उस बीमारी को हराया जा सके, उसके लिए ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है साहित्य यानी कि लिटरेचर की। किसी लेखक की उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए जो मानवता, भावनाओं और जीवन की गहराई को दर्शाता हो। उदाहरण के तौर पर उपन्यास, कविता, नाटक जैसे क्षेत्र में योगदान के लिए साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल दिया जाता है। तो उसके बाद बारी आती है शांति के नोबेल की, यानी कि नोबेल पीस प्राइज की, जो युद्ध, संघर्ष और हिंसा को समाप्त करने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी स्वीडन,
द्वारा तय किया जाता है। फिर बारी आती है अर्थशास्त्र की, यानी कि इकोनॉमिक साइंस की, जो अर्थव्यवस्था में गहरी समझ, नीतियों, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, इन तमाम चीजों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वैसे अगर इसकी बात करें, पुरस्कार 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया था और तब से अर्थशास्त्र में भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो क्या अल्फ्रेड नोबेल की कहानी एक अपराध बोध से उपजा प्रायश्चित थी या एक सच्ची मानवतावादी सोच का नतीजा? यह आज भी बहस का विषय है, लेकिन इतना तय है कि नोबेल नाम अब सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि मानवता के उजाले का प्रतीक बन चुका है और जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है। अब आपको बताते हैं भारत की उन शख्सियत के बारे में जो अब तक नोबेल प्राइज विनर रहे। रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य में 1913 में नोबेल प्राइज मिला। गीतांजलि के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। पहले एशियाई विजेता बने थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो भारतीय आध्यात्मिकता और गीतात्मकता को विश्व साहित्य में लाने वाली कविताओं का एक संग्रह है। इसके साथ ही टैगोर पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता भी बने। सीवी रमन, फिजिक्स के लिए 1930 में रमन को प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसे बदलती है। इसके बाद हरगोविंद खुराना, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। मेडिसिन में यह पुरस्कार अनुवांशिक कोड की व्याख्या, यानी कि डीएनए की व्याख्या में उनके योगदान के लिए दिया गया। फिर नाम आया मदर टेरेसा का, जिन्हें शांति के लिए 1979 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कोलकाता में मानव सेवा के लिए इन्हें पीस प्राइज दिया गया। फिर नाम आया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का, जिन्हें भौतिकी में 1983 में नोबेल प्राइज मिला। चंद्रशेखर सीमा सहित तारों की संरचना विकास पर उनके सिद्धांत के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। फिर नाम आता है अमर्त्य सेन का, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी पर शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फिर नाम आता है वेंकटरमन रामकृष्णन का, जो कि केमिस्ट्री में 2009 में नोबेल जीतने वाले व्यक्ति बने, जिन्होंने राइबोसोम की संरचना पर शोध किया। चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोज मानी गई। फिर नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया, जो बच्चों के अधिकार और बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष करते थे। फिर नाम आया अभिजीत बैनर्जी का, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। 2019 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर प्रयोग आधारित दृष्टिकोण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि ये वो नाम थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और इस साल 2025 के नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो चुकी है। एक तरफ खबर तो यह है कि वेनेजुएला की मचाडो को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि लाख कोशिशों के बावजूद, लाख दावेदारी के बावजूद, लाख संघर्षों के बावजूद और लाख कोशिशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज नहीं मिला। गाजा में संघर्ष विराम, नोबेल पीस प्राइज के ऐलान के ठीक एक दिन पहले बंधकों की रिहाई को लेकर हुए संभावित समझौते के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से चर्चा में, लेकिन इस बार कुछ अलग वजह से। बेशक डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज नहीं मिला हो, लेकिन नेतन्याहू ने एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी जो एआई जनरेटेड थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। और यही वो तस्वीर है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने आज सोशल मीडिया पर डाला, जिसपे लिखा गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व इट। और इस एआई जनरेटेड तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के साथ देखा जा सकता है, जो कि उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू पहना रहे हैं। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड तस्वीर है। आसान भाषा में कहें, इसे कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले में नोबेल शांति पुरस्कार का पदक टंगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ उन्होंने ट्रंप को नोबेल देने की भी मांग की है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक्स पर एक एआई से बनी तस्वीर साझा की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पहने दिखाया गया है। तस्वीर के साथ नेतन्याहू ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, वो इसके हकदार हैं।
ये पोस्ट गाजा में संभावित सीजफायर और बंधकों की रिहाई के समझौते की घोषणा के कुछ ही वक्त बाद सामने आई। नेतन्याहू इससे पहले भी ट्रंप को नोबेल के लिए नामित कर चुके हैं, नॉमिनेट कर चुके हैं। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अब्राहम अकॉर्ड जैसे समझौते ऐतिहासिक थे और वो शांति के प्रयासों के प्रतीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कई बार ये इच्छा जता चुके हैं कि नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। तो 2025 के रेस से जो भाई साहब बाहर आ चुके हैं, हो सकता है 2026 में फिर से वो दावेदारी करें पीस प्राइज के लिए। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू की पोस्ट ऐसे समय में आई जब गाजा में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत जारी है और नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होना ही था। इससे पहले यह पोस्ट डाला गया। इस तरह की पोस्ट पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा सकती है। एआई जनरेटेड इमेज का यह इस्तेमाल अब एक नया राजनीतिक ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस डिजिटल सपोर्ट से वाकई किसी को नोबेल मिल पाता है? तो जवाब है नहीं, और उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप का आपके सामने है। तो 2025 के रेस से डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्या 2026 की रेस में डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे? माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के नेता हैं। एक बार किसी चीज को अगर वो ठान लेते हैं तो वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो एक बार फिर से हो सकता है 2026 के नोबेल पीस प्राइज में दावेदारी डोनाल्ड ट्रंप की आपको नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। फिलीपींस की धरती आज सुबह जोरदार झटकों से कांप उठी। साउथ आइलैंड मिंडानाओ में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। यूएसजीएस के मुताबिक सुबह 9:43 पर 7.6 मैग्नीट्यूड वाला शक्तिशाली भूकंप इस इलाके में देखा गया। इसका सेंटर दावाओ ओरिएंटल प्रांत के सैंडियागो शहर से 20 किलोमीटर ईस्ट में था और इसकी गहराई जमीन से लगभग 32 किलोमीटर नीचे थी। फिलीपींस की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फिलीपींस के दावाओ शहर और ट्रैगम से एक के बाद एक डराने वाले वीडियो सामने आए। जैसे ये भूकंप आया, आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग किसी रोलर कोस्टर में सवार हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई रोलर कोस्टर नहीं है, कोई झूला नहीं है। ये लोग एक रूम में है, एक हॉल में है, जहां पर धरती इतनी तेज हिल रही है कि लोग आपको डरे हुए दिख रहे हैं और जमीन किसी झूले की तरह झूल रही है। भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया, लोगों को दहशत में डाल दिया। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भूकंप के तेज झटकों से स्कूल से लेकर मेडिकल सेंटर्स तक हर जगह अफरा तफरी मच गई। घर से लेकर दुकान तक, कारखानों तक, फैक्ट्री तक, स्टोर्स में हर जगह ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई। और ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप भी सहम जाएंगे कि लोगों में डर कितना रहा होगा। एक और तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई है, उस तस्वीर को आप देखिए। जब अचानक भूकंप की तस्वीर इस कैमरे में कैद हुई तो लोग जहां थे वहीं रुक गए, थम गए। ट्रैफिक भी स्लो हो गई और धीरे धीरे रुक गई। लोगों को लगा कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए ठहरना जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दावाओ शहर के मापुआ के पास की है, जहां पर क्लासरूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक से हिलता हुआ कैमरा और फिर तेज चीख पुकार माहौल को भयावह बना देती है। कुछ ही पलों में भूकंप के झटके इतने तेज हो जाते हैं कि दीवारें हिलने लगती हैं, फर्श कांपने लगता है, छात्र एक दूसरे पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की चीखें, गिरते बिखरते सामान और डर का आलम, हर चीज कैमरे में कैद हो गई। वहीं टैगम सिटी से एक और वीडियो सामने आया, जहां एक मेडिकल सेंटर के बाहर लोग आम दिन की तरह खड़े थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पूरा दृश्य बदल गया। धरती कांपने लगी और लोग जो है वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई इमारतों में दरारें आ गई और कई लोग घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए। कुछ ही मिनटों के भीतर फिलीपींस के वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी संस्थान यानी कि फिवोलॉक्स ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अब तस्वीर देखिए आप, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर बिल्डिंग के निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन जब यहां पर काम कर रहे थे लोग और अचानक से बिल्डिंग हिली तो कैसे अफरा तफरी मची है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस भूकंप के बाद फिलीपींस के वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी संस्थान ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया और वेनेजुएला के तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपील की गई है कि आप तटीय इलाकों में नहीं जाएंगे, यानी कि समुद्र के आसपास के इलाके में नहीं जाएंगे, कोई बड़ी सुनामी आ सकती है।
फिलीपींस में यानी कि एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटने की आशंका जताई जा रही है। सिस्मोलॉजिकल एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि देश के कई तटीय इलाकों में विनाशकारी सुनामी का खतरा है, जिससे जानलेवा लहरें उठ सकती हैं। फिलीपींस भूकंप विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि विनाशकारी सुनामी की आशंका बनी हुई है। एजेंसी का कहना है लहरों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कई मीटर ज्यादा हो सकती है। फिलीपींस पहले भी कई बार विनाशकारी सुनामियों की चपेट में आ चुका है। ऐसे में वहां की सरकार कोई जोखिम नहीं चाहती है। तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डिजास्टर रिलीफ फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को भूकंप के झटके यहां महसूस हुए थे, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर में थी। इसके अलावा 30 सितंबर को आए भूकंप ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हुए थे। भूकंप की इस घटना में 1,70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस दिन 600 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस दिन 600 से ज्यादा बार भूकंप और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि कुल मिलाकर 600 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए। वैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे क्या माना जाए? क्या कोई ये तबाही की आठ है? वैसे विज्ञान यह मानता है कि भूकंप को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। भूकंप को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी लगातार भूकंप के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं, मानव सभ्यता को डरा रहे हैं। कहीं हल्के झटके आते हैं तो कहीं भारी तबाही के हिसाब से भूकंप आती है। पिछले एक साल में एशिया और यूरोप के कई देशों में धरती हिली है और हजारों लोगों की जान चली गई है। पिछले साल तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ली। इसके बाद मोरक्को, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन में भी जमीन कांपी। हर जगह तबाही की तस्वीर सामने आई। अब तक के सबसे बड़े भूकंप पर अगर नजर डालें तो उसमें कौन कौन से भूकंप आते हैं, इस पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। चिली में 1960 में जो भूकंप आया वो था 9.5 मैग्नीट्यूड का, यानी कि ये जलजला था, ये कयामत थी। बायो शहर में भूकंप आया। इसे वाल्दिविया भूकंप के नाम से जाना जाता है। इसमें 1,655 लोगों की मौत हुई और करीब 20 लाख लोग इसमें बेघर हुए थे। फिर 1964 में अलास्का, अमेरिका में भूकंप, जिसे याद किया जाता है, तीव्रता 9.2, गुड फ्राइडे के दिन यह भूकंप आया और इस भूकंप में 130 लोगों की मौत हो गई। $2.3 अरब का नुकसान हुआ। इंडोनेशिया में साल 2004 में 9.1 तीव्रता वाली भूकंप आई। सुमात्रा में इस भूकंप ने भयानक सुनामी को जन्म दिया, जिसमें 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 11 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। जापान के 2011 की बात आपको याद होगी, जब वहां पर 9.1 तीव्रता वाला भूकंप आया। तो होकू इलाके में यह भूकंप आया था, जो ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। इसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लगभग 1.25 लाख लोग बेघर हुए। रूस में 1952 में 9 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया, जो कामचाटका क्राय इलाके में आया। इससे सुनामी आई और सुनामी ने भारी तबाही मचाई। नेपाल का भूकंप, नेपाल अर्थक्वेक 2015 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9,000 लोगों की जान चली गई और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 5 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। नेपाल में तो 2015 में कई दिनों तक आफ्टर इफेक्ट्स या फिर भूकंप के बाद जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं वो तक आते रहे थे और वहां पर लोग घरों के अंदर कई हफ्तों तक नहीं सोते थे, बाहर सोना प्रेफर करते थे। उन्हें लगता था अगर भूकंप आया और वो सोते रह गए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद म्यांमार में मार्च 2025 में 7.7 तीव्रता वाली भूकंप आई, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर इतने भूकंप आने की वजह क्या है? वैसे तो विज्ञान यह मानता है कि धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो जमीन पर यानी कि ऊपरी सतह पर भूकंप महसूस किया जाता है। लेकिन अचानक से अगर भूकंप ज्यादा आने लगे हैं तो इसके पीछे भी स्टडी की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है और इसे समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका, चाइना और ईरान के ट्रायंगल की। अमेरिका ने ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिका ने कूटनीतिक और आर्थिक चालें इतनी चली है कि ईरान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है।
लेकिन ईरान अपने नए दोस्त चीन के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को और अमेरिका की रणनीति को फेल कर रहा है। चीन और ईरान के रिश्तों की असलियत और क्या वजहें हैं जो ट्रंप की चालों को सीमित कर गई हैं, चलिए जानते हैं। हाल के सालों में चीन और ईरान के रिश्ते तेजी से गहरे हुए हैं। तेल, निवेश और डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों के बीच व्यापारिक सौदे और राजनीतिक रणनीतिक संवाद ने पश्चिमी पाबंदियों के बावजूद संपर्क बढ़ाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान पर सैंक्शन से ईरान ना कुछ बेच सकता है ना कुछ खरीद सकता है, तो आखिर चाइना उनके साथ रिलेशन में कैसे है? इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। और अमेरिका के सैंक्शन का तोड़ चाइना ने कैसे निकाला है, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। इससे दुनिया के कई देश सबक ले सकते हैं कि अमेरिका अगर किसी देश पर जबरन सैंक्शन लगाता है तो उसे कैसे बाईपास किया जा सकता है। अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद ईरान के तेल का कारोबार नहीं थमा है और चीन उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन डॉलर में तेल नहीं खरीदता है या करेंसी से तेल नहीं खरीदता है। चीन ने इस पर एक नया रास्ता निकाला है, बार्टर सिस्टम। सुना होगा आपने, तेल के बदले लेन देन, यानी तेल के बदले सामान। इस डील के जरिए चीन न सिर्फ ईरान से तेल ले रहा है, बल्कि चीन ईरान में सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट बना रहा है। यानी ईरान को उभरने में, मजबूत होने में मदद कर रहा है चीन। ईरान पर अमेरिकी सैंक्शन ने उसके तेल व्यापार को काफी हद तक ब्लॉक कर दिया था। बैंकिंग और डॉलर ट्रांजैक्शन पर रोक के कारण उसे भुगतान लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन चीन ने इसका समाधान बार्टर सिस्टम से निकाल लिया, यानी तेल के बदले सामान या फिर सर्विस। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदता है। आज की तारीख में चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और बदले में चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। चीन ईरान में सड़कें बना रहा है, पावर प्लांट लगा रहा है, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन बना रहा है। यह कागज पर निवेश दिखता है, लेकिन असल में भुगतान का एक वैकल्पिक तरीका बन गया है। यह सिस्टम चीन और ईरान दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ईरान को डॉलर के बिना भी तेल का मूल्य मिल रहा है और चीन को बगैर फॉरेन करेंसी खर्च किए हुए या डॉलर खर्च किए हुए ऊर्जा की स्थायी सप्लाई, ऑयल का परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका और उसके डॉलर को। अमेरिकी सैंक्शन पॉलिसी की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका की लाख कोशिश है कि कोई भी देश ईरान से तेल ना खरीदे, लेकिन चीन ने इस कोशिश को बाईपास कर लिया है। चीन की यह बार्टर रणनीति पारंपरिक फाइनेंसिंग सिस्टम को बाईपास कर रही है। अनुमान है कि ईरान से चीन को रोजाना लाखों बैरल तेल इसी जरिए पहुंच रहा है। अब अमेरिकी सैंक्शन को कैसे बाईपास किया गया है, इसको देखते हैं। कार्स के लिए तांबा और जिंक का आदान प्रदान किया जा रहा है। शैडो फ्लीट के लिए, शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से तेल खरीद रहा है चीन। ईरान में क्या बना रहा है? ईरान में सड़क, पुल और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है चीन। बार्टर सिस्टम के जरिए करीब 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर के तेल अभी तक खरीद लिए गए हैं और इसके लिए यकीन मानिए कि एक भी डॉलर पे नहीं किया गया है। यानी बिना सिंगल डॉलर खर्च किए हुए, बिना $1 खर्च किए हुए चाइना ने 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर का तेल खरीद डाला, और वो भी ईरान से, जो तेल बेच ही नहीं सकता है क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। लेकिन अब यह मॉडल केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि भू राजनीति में भी नया मोर्चा खोल रहा है, जहां चीन अपनी आर्थिक ताकतों को इस्तेमाल कर प्रतिबंधों की जंजीर से ईरान को बाहर निकाल रहा है। साल 2018 में अमेरिका के JCPOA से बाहर निकलने के बाद ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाकर ईरान पर बहुत हार्ड सैंक्शंस लगाए। कई इकोनॉमिस्ट का तो यह भी मानना था कि इससे ईरान रणनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर चीन ने कुछ किस्म के व्यापारिक और कूटनीतिक रास्ते बनाए रखे। कैसे काम करता है ड्रैगन का यह तरीका, इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो कैसे चीन ईरान के साथ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है? इस जटिल तरीके में दो प्रमुख चीनी संस्थाएं शामिल हैं, यानी कि दो चीनी कंपनी से लीड कर रही है। एक का नाम है सिनोश्योर, ये एक चीन की सरकारी एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करती है। और दूसरे का नाम है चुक्सिन, ये एक फाइनेंशियल मीडिएटर का काम करती है, लेकिन ये किसी भी आधिकारिक सूची में इन दोनों का नाम नहीं है, यानी किसी भी आधिकारिक सूची में ये दोनों कंपनियां शामिल नहीं है। अब पेमेंट की प्रक्रिया क्या है? ईरान का कच्चा तेल एक चीनी खरीदार को बेचा जाता है, चीन इसे डायरेक्ट नहीं लेता है। अक्सर सरकारी जो डिपार्टमेंट है जिसे झेनरोंग से कहा जाता है, उससे इसका संबंध होता है। यह सीधे ईरान को भुगतान नहीं करता। यह चीनी खरीदार हर महीने करोड़ों डॉलर का भुगतान चुक्सिन कंपनी को करता है, जो कंपनी ईरान से तेल खरीद रही है। और यह धनराशि फिर ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े बड़े चीनी बिल्डर्स को दी जाती है, जो वहां पर अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग परियोजनाओं में काम कर रहे हैं, वहां पर जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। यानी कि इस तरह से कैश का फ्लो चलता है। अमेरिका के सैंक्शन को बाईपास कर दिया जाता है। तेल के बदले सर्विस, सेवा और निर्माण की अदला बदली होती है, और पैसा अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के दायरे में आता ही नहीं है। अब अमेरिका सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि यहां पैसे के लेन देन के कोई सबूत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सचेंज ही नहीं है करेंसी का। चीन और ईरान की बढ़ती आर्थिक साझेदारी अमेरिका के लिए चिंताएं गहरी कर रहा है। तेल, व्यापार और बुनियादी ढांचे के निवेश की यह डील अब अमेरिकी प्रतिबंध नीति को सीधी चुनौती देती दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ चीन ने उन देशों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है जो ईरान से तेल लेना चाहते हैं, या उन देशों से तेल खरीदना चाहते हैं जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है, खासकर ईरान और वेनेजुएला जैसे देश। प्रतिबंधों से जूझ रही ईरान की अर्थव्यवस्था को चीन ने एक बड़ा सहारा दिया है। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत चीन को रियायती दरों पर कच्चा तेल मिल रहा है, जबकि ईरान को उसके बदले हवाई अड्डे, रिफाइनरियों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन का निवेश मिल रहा है। यह व्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। चीन को स्थिर और सस्ता ऊर्जा सोर्स मिला है, जबकि ईरान अपने विकास प्रोजेक्ट्स को जारी रखे हुए है। अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद, अमेरिकी प्रेशर के बावजूद और अमेरिकी धमकी के बावजूद। लेकिन अगर वॉशिंगटन के नजरिए से देखें तो यह फिर डॉलर के लिए और अमेरिका के लिए, और सुपर पावर के चश्मे से अगर देखें तो उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह साझेदारी उनकी प्रतिबंध नीति को कमजोर कर रही है, यानी जो सैंक्शंस का ताला लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, वो उस ताले की तोड़ निकाल ली चीन ने। अब तक अमेरिका ने इस नेटवर्क से जुड़ी छोटी चीनी कंपनियों को ही निशाना बनाया, लेकिन सिनोश्योर जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों पर कार्रवाई से परहेज किया है, क्योंकि कार्रवाई करेंगे तो फिर लोग पूछेंगे, चीन पूछेगा कि आपने कार्रवाई की क्यों है, आपकी कार्रवाई का आधार क्या है, क्योंकि डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज नहीं है दोनों देशों के बीच में, और यह चीन और ईरान दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वो मिलकर अमेरिकी आर्थिक सैंक्शंस को मात देने का एक नया रास्ता बना चुके हैं। यानी यह मॉडल आने वाले समय में, या अभी से कहें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी सैंक्शंस के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, क्योंकि अब प्रतिबंधों से बचने की रणनीति कई देशों के लिए मिसाल बन रही है। इससे भारत सरीखे देशों को भी सीख लेनी चाहिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा, इससे पहले बाइडेन प्रशासन में, जब बाइडेन सरकार 2021 के बाद आई अमेरिका में, तब भारत ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, और हम ईरान से रुपए के करेंसी में ऑयल इंपोर्ट करते थे। लेकिन बाइडेन सरकार ने कहा कि आप ईरान पर सैंक्शंस लगा हुआ है, आप रशिया से तेल खरीदिए।
इसके बाद ट्रंप साहब आए, हमने रशिया से तेल लेना शुरू किया, हमने रशिया से इंपोर्ट बढ़ाया, रशिया से हमें चीप एनर्जी मिली, क्रूड ऑयल मिला। लेकिन अब बाइडेन साहब कह रहे हैं कि अब रूस से भी तेल मत खरीदो, अब अमेरिका से खरीदो, जबकि अमेरिकी तेल की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस दादागिरी की काट चीन के इस कदम में देखी जा सकती है। चीन के लिए ईरान ऊर्जा जियोपॉलिटिकल प्रभाव और मध्य पूर्व में प्रतिद्वंद्वी प्रभाव को संभालने का जरिया है, इसलिए उसने सार्वजनिक तौर पर पश्चिमी दबाव के बावजूद कुछ इलाकों में सहयोग जारी रखा है। चीन का मकसद साफ है, ऊर्जा की आपूर्ति की स्थिरता और अपनी जियो आर्थिक स्कीमों जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सुरक्षित करना। वो ईरान को पूरी तरह राजनीतिक कवर नहीं देता है, पर आर्थिक रणनीतिक तौर पर साझेदार बनाए रखता है। ईरान और चीन की ये बार्टर डिप्लोमेसी बताती है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों की दीवार खड़ी होती है तो बड़े देश नए रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन पर नियंत्रण पा सकेगा? क्या अमेरिका इससे कुछ सीख लेगा, या दुनिया के बाकी मुल्क चाइना से सीखकर उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे और अमेरिकी सैंक्शंस को आईना दिखाएंगे, अमेरिकी सैंक्शंस का तोड़ निकाल लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। बाबा वेंगा का नाम आपने सुना होगा और बाबा वेंगा को लेकर अक्सर उनकी भविष्यवाणी की बात की जाती है। एक और उनकी भविष्यवाणी सामने आई है कि साल 2026 की शुरुआत में दुनिया एक बड़ी त्रासदी झेलेगी। तो क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होगी? साल 2025 बीतने में अब 2.5 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, यानी नए साल 2026 के आगमन से पहले लोग नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या यह साल वाकई नई रोशनी लेकर आएगा, या कुछ ऐसा भी छिपा है जो हमें सोचने को मजबूर कर देगा? दुनिया में भविष्यवाणी करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो रहस्यों से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहला नाम आता है बुल्गारिया की रहस्यमयी महिला बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन की नास्त्रे रमस भी कहा जाता है, जिनकी कई भविष्यवाणियां बीते कुछ वक्त में सच भी साबित हुई, चाहे फिर वो 9/11 की बात हो या फिर सुनामी की तबाही की बात हो। वैसे आपको बता दें कि बाबा वेंगा देख नहीं पाती थी, लेकिन दावा किया जाता है कि उन्हें भविष्य साफ साफ दिखाई देता था। बाबा वेंगा ने 2025 को अशांति का साल बताया था, और तस्वीर आपके सामने है। पूरे साल को रिकैप अगर आप करेंगे तो बाबा वेंगा की ये लाइन अशांति का साल आपको सच होती हुई दिखाई देगी। इस साल दुनिया ने प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों की मार झेली। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा की कुछ सही साबित हुई भविष्यवाणियां, उसके बाद आपको बताएंगे 2026 को लेकर बाबा वेंगा ने क्या कहा है। बाबा वेंगा ने 9/11 के अटैक के बारे में पहले ही आगाह किया था। 9/11 का हमला होगा और हवाई जहाज से होगा, किसी उड़ने वाली चीज से होगा, जो कि सच साबित हुई। 2004 में इंडोनेशिया में जो सुनामी आई, उसकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई। 2025 में यूरोप में बड़ा संघर्ष होगा, यह भी आपके सामने है। ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया के उदय की बात भी बाबा वेंगा ने कही थी। पुतिन की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2026 में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा इंसानी सभ्यता के मुहाने पर खड़ी है? क्या 2026 कयामत जैसा होगा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कहती है कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया हिल सकती है। तो एग्जैक्ट चीजें क्या हैं उनकी भविष्यवाणी में, यह जानने की कोशिश करते हैं कि 2026 को लेकर उन्होंने क्या कहा है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका इजाद इंसानों ने किया है, जो एक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है जो खुद ब खुद सीखता भी है अपनी चीजों से, वो इंसानों पर कंट्रोल कर सकता है। कुछ वैसा ही जैसे कि हॉलीवुड में कुछ फिल्में इस टॉपिक पर बन चुकी हैं, जहां AI टेक्नोलॉजी से इंसान लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बड़े स्तर पर साइबर अटैक की आशंका है और वैश्विक डिजिटल ब्लैकआउट भी हो सकता है।
दुनिया के एक बड़े हिस्से में जैविक हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। धरती पर सौर तूफानों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे संचार और नेविगेशन पर असर होगा। बाबा वेंगा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन 2026 में दुनिया पर कहर बरपाएगा। वैसे 2025 में जलवायु परिवर्तन का ट्रेलर तो आपने देखा होगा। अभी भी देश के, इवन भारत के कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ राज्यों में तो मानसून ने जाते जाते या मानसून के खत्म होने के बाद जबरदस्त बारिश हुई है, और जिससे कि कई लोगों की जान भी गई है और जानमाल की हानि हुई है और लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन 2026 में भी दुनिया को परेशान करेगी। कहर बरपाने वाली भूकंप और ज्वालामुखी धमाके होंगे। उनकी भविष्यवाणी में दावा है कि जो 2026 में प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर 7 से 8% भूभाग को बदल देगी। ये इकोसिस्टम को तबाह कर देगा और दुनिया को हिला देगा। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन पहले से ही एक वास्तविकता है, जिससे इंसान दो चार हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2026 में इकोसिस्टम तबाह होता है, तो ये कयामत के दिन की शुरुआत जैसी ही होगी। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां अब तक केवल कयास भर हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीक की तेजी से होती तरक्की और दुनिया में बढ़ता तनाव कई बार इन बातों को नकारना मुश्किल कर देती हैं। साल बदलेगा, उम्मीदें भी बदलेंगी और भविष्य भी बदलेगा, या फिर वो सब कुछ हमारे सामने आने वाला है जिसकी चेतावनी सालों पहले दी जा चुकी है। आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता। ये साल 2026 ही बता पाएगा कि 2026 कैसा रहने वाला है। हम तो यही उम्मीद करेंगे आपके लिए, हम यही दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए कि 2026 आपके लिए एक बेहतरीन साल हो, आपके जीवन को बदलने वाला साल हो, तरक्की और उन्नति करने वाला साल हो, देश के लिए तरक्की उन्नति वाला साल हो, देश को मजबूत बनाने वाला साल हो, देश को विश्व गुरु बनाने वाला साल हो। लेकिन सवाल ये कि 2026 बदलाव का साल होगा या फिर चेतावनी का। अब बाबा वेंगा की बात हुई है तो जल्दी से आपको उनके बारे में बता देते हैं। कौन है बाबा वेंगा? अच्छा, बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है बहुत मशहूर भविष्यवक्ता रहे हैं, जिन्हें बाल्कन की नास्तादमस कहा गया। इनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में तूफान के दरमियान इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दृष्टिहीनता के बाद इन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। साउथ ईस्ट यूरोप, रूस और दुनिया भर में अपनी भविष्यवाणी की वजह से ये मशहूर हुई। साल 1996 में इनका निधन हो गया। बाबा वेंगा का जीवन रहस्यमयी था और उनकी भविष्यवाणियों का सच होना आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी कई लोगों को प्रेरित किया। उनके बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी है, टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं। आज भी साउथ ईस्ट यूरोप, विशेषकर बुल्गारिया, मैसेडोनिया और यूरोप में उन्हें एक दिव्य भविष्य वक्ता माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके घरों को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया, जहां हजारों लोग हर साल इस घर को देखने, इन्हें श्रद्धांजलि देने और बाबा वेंगा के बारे में अधिक जानने के लिए पहुंचते हैं। तो साल 2026 कैसा होगा, इसका इंतजार जरूर रहेगा। बहरहाल वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है अब इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की, यानी बारी आज के सवाल की। वर्ल्ड नाउ में हमारा आज का सवाल है आपके लिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी पेरिस। अपना जवाब 72407 पर हमें व्हाट्सएप करें। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बारी है कल पूछे गए सवाल के लकी विनर के नाम को बताने की। हमने जो कल सवाल पूछा था उनका सही जवाब देकर लकी विनर बने हरजीत सिंह, मोगा पंजाब से। हरजीत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के विनर बने हैं आप, और जल्द ही एक शानदार गिफ्ट आपको दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से।
वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।